कल हमने विसर्ग संधि का अंतिम सूत्र पढ़ रहे थे और बीच में आवाज में गड़बड़ हो गई थी, तो वो वापस पढ़ेंगे। पहला है रोरी और दूसरा है ढ लोपे पूर्व से दीर्घ होना। ये दो सूत्र पढ़ने थे हमें, ठीक है। रो री, ये क्या कह रहा है कि रेफ के परे अगर रेफ हो यानी दो र एक साथ आ जाए तो इनमें से एक का लोप हो जाएगा। आगे वाला करो चाहे पीछे वाला करो, किसी एक का लोप हो जाएगा। यहाँ जरूरी नहीं है किसका हो। अभी लोप होने के बाद में इस सूत्र से ढ लोपे यानी कि ढ और र, इन दो का लोप होने पर जो पहले वाला अण है अण का मतलब होता है अ, ई और उ। अ ई उ ना ऐसे करके अण से अ ई उ इन तीन वर्णों को लिया जाता है, तो इनको दीर्घ आदेश हो जाएगा। क्या ढकार और रेफ का लोप होने पर उससे पूर्व स्थित अण को दीर्घ का आदेश हो जाता है, ठीक है। अब हम इस दोनों सूत्र से ये जो शब्द हैं हमारे इनको सिद्ध करते हैं। तो ये क्या था, पहले हरि रम्य, ठीक है। हरि के पीछे है विसर्ग जिसको हम कर देते हैं रे, पीछे और रम्य है तो रम्य का र अम्य, ठीक है। यहाँ दो रेप हो गए तो इनमें से किसी एक का लोप हो जाएगा। किससे, रो री से। इस लोप होने के बाद में र का लोप होने पर उससे पहले का जो अण है ये अण में आता है क्योंकि ये ई है, तो इसको दीर्घ आदेश हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हरि रम्य। अब आ रही है। स्टार्टिंग में वॉइस आ रही थी, अचानक क्या हो गया फिर से। क्या अब वॉइस प्रॉपर आ रही है? क्या अब वॉइस प्रॉपर आ रही है? यस मैम। तो मैं फिर से बताती हूँ। रो री ये सूत्र कहता है कि रेफ और रेफ मतलब र के परे र, दो लगातार र होने पर किसी एक का लोप हो जाएगा, ठीक है। और ये सूत्र कहता है कि डकार और रेफ यानी ये यहाँ आधे में लग रहा है कि रेफ का लोप होने पर उससे पूर्व स्थित अण क्या होता है अ ई और उ, इनको दीर्घ आदेश हो रहा है। अब इनको दीर्घ आदेश कैसे हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे र का लोप हो रहा है। अभी हम इससे इन सूत्रों को इस एग्जांपल से समझें तो ये है हरि रम्य, इसके विसर्ग को हम र करेंगे रू की ससजुष रूप से। तो ये जो रू है इसमें से अनुनासिक ऊ की इस संज्ञा होके वो हट जाएगा, तो पीछे बचा र। और दूसरा जो रम्य था उसका ये रम्य है और हमने र और को अलग कर दिया है, तो ये दो रेप हो गए लगातार। अब इन दो रेप की स्थिति आ गई इस सूत्र की वाली। अब इस स्थिति में किसी एक का लोप होना है तो ये लोप हो जाएगा, पीछे ये बचा, तो ये इस अ में मिलकर रम्य बन जाएगा। अभी दूसरा वाला सूत्र क्या कह रहा है कि इसके आगे अगर अण हो, इससे पहले अगर अण हो, तो यहाँ अण है, क्यों, ये ई है, ये ई अण के अंदर आती है तो उसको क्या आदेश होगा, दीर्घ। दीर्घ होने की वजह से ये ई किसमें बदल जाएगी, इसमें, तो ये हो जाएगा हरि रम्य, ठीक है। अभी एक और सूत्र करके एक और एग्जांपल करते हैं। ये है शंभु राजते, ठीक है। शंभु का है विसर्ग, इस विसर्ग को हम रेप कर देते हैं किससे, ससजुषोर से। पीछे है राजते का र, ठीक है। इनमें से एक का लोप हो जाएगा और इसकी वजह से शंभु का जो ऊ है उसको दीर्घ आदेश होगा, तो ये बन जाएगा
दीर्घ, और इनमें से एक र चले जाने से बन जाएगा राजते। तो क्या हुआ? शंभु राजते। ठीक है, तो ये हुआ शंभु राजते हमारा अगला एग्जाम्पल। तो ये सूत्र समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब हमारी संधि कंप्लीट हो गई है। इसी के साथ संधि कंप्लीट हो गई है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आज हमने यूं कहा था कि भाई सुश्रुत शरीर का शुरुआती हिस्सा करेंगे संधि को समझते हुए, तो आज वो शुरू करते हैं। इसके अकॉर्डिंग सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान का ये चौथा अध्याय है। ठीक है, इसमें हम साथ के साथ लेके चलेंगे संधियां। क्या सबको स्क्रीन दिख रही है और मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम, आवाज आ रही है। ओके, हाँ, तो हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। पहला वर्ड है अथातो। ठीक है, इस वर्ड के अंदर हम दो संधियां देखेंगे। पहली यहाँ होती है विसर्ग, दूसरी यहाँ होती है दीर्घ। कैसे है, इसके टुकड़े करते हैं। अथातो, अथ एक प्रकार का अवयव है, मंगलसूचक शब्द बोलते हैं इसको। ठीक है, ये अव्यय है, अव्यय के रूप वगैरह नहीं चलते, इसको हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें कभी विसर्ग या हलंत वगैरह कुछ नहीं आता। उसके बाद ये है अतः। यानी कि अब हम गर्भ व्याकरण नामक शारीर की व्याख्या करेंगे। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब होता है कि अतः अब हम, अतः अथ यानी शुरू, अब हम शुरू करेंगे क्या? गर्भ व्याकरण नामक, गर्भ व्याकरण इस चैप्टर का नाम है। शारीरम, शारीर स्थान में सुश्रुत ने सभी चैप्टर्स को इस तरह से नाम दिए हैं। तो ये जो हमारा 4th चैप्टर है, इसका नाम है गर्भ व्याकरण शारीर। ठीक है, इसका नाम है गर्भ व्याकरण शारीर। तो ये है गर्भ व्याकरण नाम शारीरम, शारीर स्थान के गर्भ व्याकरण नामक अध्याय को व्याख्यास्यामः, व्याख्यायित करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ दो संधियां थी, एक तो अथ, अतः, ये दो वर्ड में यहाँ पे अ है, यहाँ इस थ में अ है और इसके पीछे अ और है। कौन सा सूत्र हुआ? सवर्णी है दोनों, इस वजह से अकह सवर्णे दीर्घ, इससे दीर्घ संधि हुई, इसीलिए तो बना अथा, अथातः। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा? अथातः बनेगा। और हमने रिसेंट पढ़ी है विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि के अंदर क्या था वो सूत्र? हर्ष परे रहने पर अत के परे स्थित रू को उत आदेश होता है। यही था कि हर्ष है, ये हर्ष में ग आता है, आता है। कैसे आता है? हर्ष के अंदर ह, य, र, ल, व और वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम अक्षर, हर्ष प्रत्याहार के अंदर इतना सब आता है। तो ये कौन सा अक्षर है? ये क वर्ग का तीसरा अक्षर है ग। और हर्ष प्रत्याहार में भी अगर पढ़ा जाए तो ह, य, र, ल, व, लण, ज, भ, य, घ, ढ, ध, ष,
ज ब ग ड द श, यहाँ श आता है। इस अकॉर्डिंग इसके अंदर ग वर्ण आता है। अगर हर्ष के अंदर ग वर्ण आता है तो हर्ष परे होने पर इस अ के अंदर इस अ के पीछे आने वाले विसर्ग को क्या क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, अथा तो गुण होने के बाद यहाँ एक विसर्ग और उसके बाद एक अच संधि, एक गुण संधि हो रही है, जिससे ये वर्ड बना अथ और अतः मिलकर अथातो। यहाँ 3 सूत्रों से संधि हो रही है इस एक शब्द के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा जो मंगल सूचक वाक्य होता है हर बार। तो इसमें ये तो था पहला सेंटेंस इसका, दूसरा था यथोवाच, यथा वाच। यहाँ क्या हुई है, यहाँ कौन सी संधि हुई है, आ और उ के बाद, उ से मिलने से यहाँ कौन सी संधि हुई है, जल्दी नाम बताओ मुझे। गुण। गुण संधि हुई है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ गुण संधि हुई है। भगवान धन्वंतरी, तो यथा उवाच, जैसा कि कहा था, किसने, भगवान धन्वंतरी ने। ठीक है, क्योंकि ये जो सुश्रुत संहिता है ये पूरी की पूरी क्या है, सुश्रुत संहिता के पहले अध्याय में ऐसा बोला है कि जो 7 शिष्य थे धन्वंतरी के, उन्होंने मिलकर बोला कि हमें शल्य शास्त्र का अध्ययन करना है। तो उन्होंने कहा कि तो फिर कैसे करोगे, तो हमारी तरफ से, सबकी तरफ से सुश्रुत सवाल पूछेगा 7 शिष्यों में से, और धन्वंतरी भगवान उसका जवाब देंगे। तो उस अकॉर्डिंग ये सुश्रुत और धन्वंतरी भगवान के मध्य एक दूसरे के बीच में जो वार्तालाप है एक तरीके का, वो सवाल पूछते हैं और वो जवाब देते हैं या वो बताते हैं जो भी, उसमें सुश्रुत ही उनको मतलब जवाब देने में और इस तरह में काम में आता है। तो उस अकॉर्डिंग जो शिष्य परंपरा थी उसमें ये धन्वंतरी भगवान ने बाकी के शिष्यों को सुनाया है। इस वजह से जब भी चैप्टर स्टार्ट होगा तो ये यथोवाच भगवान धन्वंतरी, ये लाइन हर चैप्टर में लिखी है स्टार्टिंग में। पहले तो चैप्टर का नाम और उसके बाद यथोवाच भगवान धन्वंतरी, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने कहा था या कहा। ठीक है, अब अगला सेंटेंस उठाते हैं। अग्नि सोमो वायु सत्वम रजस तमः। यहाँ एक चीज ध्यान देना, यहाँ सब एक एक वर्ड है और सब में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। हाँ, यथा भी एक अव्यय शब्द है और इसका मतलब होता है जैसे या जैसे, जैसा कि या जैसे। ठीक है, यथा एक अव्यय शब्द है, वैसे के वैसे ये, जैसे ये अर्थ, ये एक अव्यय शब्द है। एक बार ना अव्यय शब्द है ना, मेन उनकी एक लिस्ट की पीडीएफ दूंगी मैं, जो मेनली यूज होते हैं अपने, उनकी कि उनका अर्थ क्या होता है उसकी। ठीक है, यथा यानी जैसा कि, और ये अर्थ यानी ये मंगल सूचक शब्द है, कुछ भी शुरू करेंगे ना वहां लिखते हैं अर्थ, और कुछ भी खत्म करते हैं तो वहां लिखते हैं इति। ठीक है, स्टार्टिंग करेंगे तो अर्थ लिखेंगे, एंडिंग करेंगे तो इति लिखेंगे। तो हम दूसरे श्लोक पे आते हैं या दूसरे उस पे, वो क्या कह रहा है, यहाँ अलग अलग वर्ण है सारे के सारे। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, अग्नि सोम, यहाँ पर भी सोम था, और चूंकि ये जो वह है ये हर्ष में आता है, इस वजह से इस विसर्ग को उ आदेश होके गुण होके ये सोमो बन गया। ठीक है, वायु सत्वम, अभी सत्वम को ये क्यों किया और बाकी सबके पीछे विसर्ग क्यों है, तो एक बात ध्यान रखना कि जो भी शब्द नपुंसकलिंग होगा उसके रूप इस तरह से चलेंगे, फलम फले फलानी, इस तरह से, और जो भी पुल्लिंग होंगे उनके रूप चलेंगे रामः रामो रामः, उनकी तरह। तो इस वजह से ये सारे पुल्लिंग के शब्द हैं, कोई पुल्लिंग के तो कोई स्त्रीलिंग के, और जो नपुंसकलिंग है वो सत्वम, इस तरह से। फिर यहाँ क्या था, यहाँ था रजह, यहाँ पर भी एक विसर्ग संधि हुई है। ठीक है, जो विसर्ग है उसको स आदेश हुआ है, विसर्जनीय से स से। स्त्रीलिंग के लिए जैसे रमा रमी रमा, इस तरह से चलते हैं। ठीक है, अभी स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में भी एक चीज और होती है, वो होती है कि अकारांत है, अकारांत है, इकारांत है, उकारांत है, वो सब कुछ, और या फिर हलंत है, हलंत में मनस शब्द, ये हलंत होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर का पीछे का जो वर्ड है स, वो
हल है, इस वजह से हल से अंत होने वाले। ये अलग अलग तरह से चलते हैं, लेकिन यूजुअली हम अकारांत लेते हैं। और अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग और अकारांत जो नपुंसकलिंग है उसके अंदर सिर्फ प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के अंदर फर्क होता है। ठीक है, उसमें जो राम शब्द चलते हैं उसकी तरह चलते हैं अकारांत पुल्लिंग के। रामः, रामो, रामा और रामम, रामो, रामान। ठीक है, और इसे ही फल के चलते हैं, फलम, फले, फलानी। फिर से फलम, फले, फलानी, प्रथमा द्वितीय एक जैसी होती है। बाकी की सारी विभक्तियां पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में सेम चलती है। बाकी शब्द रूप कराएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, पर अभी एक बार ये समझना जरूरी है क्योंकि ताकि हम इसका अर्थ कर पाए। ठीक है, तो हम कहाँ थे? तो भाई अग्निह यानी अग्नि, सोम यानी कि एक तरीके से जल। ठीक है, वो सोम हुआ, सोमः सोम। वायु यानी वायु, उकारांत पुल्लिंग में इसके रूप चलते हैं। ठीक है, सत्वम यानी कि सत्व, रज और तम। ठीक है, पंचेंद्रियाणी, यहां पर भी एक संधि है। ये यहाँ कौन सी संधि है बताओ, कोई बता सकता है? पंचेंद्रियाणी में क्या संधि है? जहां मैंने गोला किया है ठीक वही है, इस वजह से पता लगाना आसान है। यहाँ सीधे इसका याद नहीं आ रहा मैम। यहाँ है ए लिखा हुआ है, क्या पंच में ए है? ए किसमें आता है? गुण में आता है। हाँ, तो यहाँ गुण संधि हुई है। यहाँ था पंच इंद्रियाणी, पंच इंद्रियाणी। तो क्या है, अ और ई करके ए बना है, तो ये गुण है। ठीक है, तो ये हो गई गुण संधि पंचेंद्रियाणी में। तो पंच इंद्रियाणी यानी पांच इंद्रियां, अग्नि, सोम, वायु, वात, पित्त, कफ ले सकते हैं इनको। ठीक है, रसत्व, रजतम और पंच इंद्रियां। ठीक है, और भूतात्मा, लास्ट में क्या लिखा है इन्होंने? भूतात्मा और प्राण। यानी कि यहाँ क्या है, भूतात्मा के बाद क्या लिखा है? इसके यहाँ पे भी एक संधि है और वही है गुण, भूतात्मा इति। अब यह भूतात्मा में भी एक संधि है, यहाँ क्या है, तीन अक्षर है, तीन शब्द है, भूत, आत्मा और इति। यहाँ अ और आ मिलके अ का सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हुई है, क्योंकि आ और आ दोनों सवर्णी हो गए, और यहाँ आ और ई मिलकर ए, ये हुई है गुण। ठीक है, तो यहाँ दीर्घ और गुण दो संधियां हुई है, ये ध्यान में रखना, तभी हम इसका अर्थ कर पाएंगे। भूत आत्मा, इसने क्या कहा है? अग्नि, सोम, वायु, सत्व, रज, तम, पांच इंद्रियां, भूत, आत्मा, इति। इति जब भी कुछ खत्म होता है यानी यहाँ इतने इतने ही, एटसेट्रा जो हम बोलते हैं वो, ये सब क्या है? प्राण है। इति प्राणाः, ये सभी प्राण है। ठीक है, तो ये पहली लाइन का अनुवाद क्या हुआ कि अग्नि, सोम, वायु। अग्नि, सोम यानी कि जल और वायु, या सोम हम, या फिर हम इनको ले सकते हैं वात, पित्त और कफ। क्यों? क्योंकि वायु से ही वात बनता है और जल सोम गुण युक्त होता है, और पित्त हमारा मतलब कफ हमारा सोम गुण युक्त होता है, और पित्त हमारा अग्नि गुण युक्त होता है। तो ये वात, पित्त, कफ ले सकते हैं। सत्व, रजतम, पंच इंद्रिया, भूत, आत्मा, ये सभी क्या है? प्राण है, ऐसा इसने कहा है। आगे बढ़े, अब अगला जो श्लोक है
ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, ये याद रखने वाली चीज है ना, में पूछी जाती है। लेकिन हम इसको अनुवाद टुकड़े करते हुए चलेंगे। सबसे पहले तस्य, खलु, ये खलु भी एक अव्यय है, ठीक है। एवं, उसके बाद है एवं, तो ये उ और ए मिलकर व बना है। ये क्या हुई, ये कौन सी संधि हुई? उ और ए मिलकर वे बना है, मतलब उ के पीछे ए आने से इस उ को व हुआ है और बाद में ये ए मिलकर वे हो गया है। तो ये संधि कौन सी है बता? यण। ये यण संधि है। क्यों? किसी भी स्वर के स्थान पर अगर कोई हल आ रहे हैं यार अलावा, सिर्फ यण में आ रहे हैं और कहीं नहीं आ रहे, तो ये यण संधि हुई है। उ के बाद में अ आने से, यानी कि इनको पीछे कोई भी अच हो तो ये अ इ उ इनको यण आदेश हो जाता है। इस तरह का हमने सूत्र पढ़ा था। तो ये खलु एवं, खलु एवं, ठीक है। तो तस्य, खलु एवं प्रवृत्तस्य, तो इसे इस प्रकार से प्रवृत्त, शुक्र शोणितस्य, शुक्र शोणितस्य, शुक्र और शोणित के अभिप्रपच्यमानस्य, अभिप्रपच्यमान होने से, अभिप्रपच्यमान यानी पच्यमान, पच्यमान का मतलब होता है जो पक रहा, पच रहा है, जिसका पाक हो रहा है, ठीक है। तो उनके अभिप्रपच्यमान, उनका अच्छी तरह से पाक होने से, ठीक है, पाक होने से, शुक्र और शोणित के पाक होने के कारण क्या हो रहा है? क्षीरस्येव, क्षीरः एव, नहीं, क्षीरस्य एव, क्षीर रस्य, क्षीर का ही, एव, एव मने ही, क्षीर के ही संतानिका, संतानिका का मतलब होता है जो संतान है उसका एक छोटा भाग, है ना, यानी उससे उत्पन्न है जो, सप्त त्वचो भवन्ति, 7 त्वचाएं होती है। अब यहाँ शोणितस्य अभिप्रपच्यमान करके अका सवर्ण दीर्घ से यहाँ दीर्घ संधि हुई है, अ और अ को आ हुआ है, शोणितस्य अभिप्रपच्यमानस्य। इसके अलावा इस सेंटेंस में और कोई संधि नहीं है। हाँ, ये थी खलु एवं, और एक यहाँ अभिप्रपच्यमानस्य, शोणितस्य अभिप्रपच्यमानस्य। और यहाँ है एक क्षीरस्य एव, यहाँ पर फिर से गुण हुई है, ठीक है। तो ये सूत्र क्या कह, ये सेंटेंस क्या कह रहा है? ये सेंटेंस कह रहा है कि तस्य, उसके, खलु एवं प्रवृत्तस्य, उसके प्रवृत्त होने की वजह से, उसके ही प्रवृत्त होने की वजह से, इन सब के कारण ही शुक्र शोणितस्य, शुक्र और शोणित के अभिप्रपच्यमानस्य, समुचित पाक के द्वारा, क्षीरस्येव, क्षीर की ही संतानिका, उत्पत्ति से या उससे बनने वाली, सप्त त्वचो भवन्ति, 7 त्वचाएं होती है, ठीक है। आगे बढ़े, तासाम, उनमें से, अभी ये जो तासाम और तस्य है ये एक ही शब्द है, तत्शब्द, लेकिन यहाँ क्या है, पुल्लिंग में चल रहा है और यहाँ वो स्त्रीलिंग में चल रहा है। हमें तत्शब्द भी पढ़ने हैं, ध्यान रखना, शब्द रूपों में आएंगे, ठीक है। तासाम, प्रथमा, उन सब में, ये क्या है, स्वप्त त्वचा है तो ये स्त्रीलिंग हो गई, इसलिए यहाँ पे तासाम, उन सब में प्रथमा, पहली, अवभासिनी नाम। अब ये जो जगह है यहाँ कौन सी संधि हुई है ये बताओ? ये एक जो निशान है ये किस संधि में आता है? जवाब दो, जवाब दो। क्या मैम?
ये यहाँ कौन सी संधि हुई है? प्रथमा अवभासिनी। यहाँ ये निशान किस संधि में आता है? अरे मैम यहाँ वो है मैम जो ए का मतलब वो बन जाता है एस टाइप। ए ओ या आ के पीछे अगर अ आ रहा है तो वहां पूर्व रूप होगा, यानी कि पहले वाला है वो एज इट इज रहेगा और पीछे वाला हट जाएगा। तो ये जो पीछे वाला अ हटता है ना, उसकी जगह ये अवग्रह चिन्ह आता है, और इस संधि का नाम है हमारी पूर्व रूप संधि। जब भी पूर्व रूप आदेश होगा तभी ये आएगा, और हमेशा जहां पर भी पूर्व रूप आदेश होगा पीछे वाला अ ही होगा और उस अ को ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूर्व रूप संधि है, जहां पर भी ये निशान मिल जाए पूर्व रूप संधि ही होगी। तो प्रथमा अवभासिनी नाम, पहली का नाम है अवभासिनी। जो पहली अवभासिनी नामक त्वचा है वो, या जो, ये भी एक अव्यय है, सर्व वर्णान अवभासयति। ठीक है, यहाँ संधि नहीं है, यहाँ नॉर्मली ये वर्णान का न है और पीछे अवभासयति का अ है, दोनों मिलके न हो जाता है, तो ये अवभासयति। ठीक है, सर्व वर्णान अवभासयति, सभी वर्णों का अवभाषण करती है, यानी कि उनको चमकाती है एक तरीके से। पंचविधाम, 5 प्रकार की, पंचविध। च, च ये भी एक अव्यय है जिसका मतलब होता है और। ठीक है, छायाम, 5 सभी वर्णों का अवभाषण करती है, और पंचविध, छाया को प्रकाशयति, प्रकाशित करती है। ठीक है, पहली का नाम अवभासिनी है, इसका काम क्या है? सभी वर्णों को अवभाषित करती है और पंचविध छाया को प्रकाशित करती है। सप्त त्वचाएं पढ़ रहे हैं हम सुश्रुत के सुश्रुत शरीर के चौथे अध्याय गर्भ व्याकरण में। इसके अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में ही बताया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले त्वचा है, फिर कलाएं हैं। तो पंचविदाम च छायाम प्रकाशिती, पंचविद छाया का प्रकाशन करती है। फिर कॉमा करके लिखा है सा वह व्रीहेरष्टादश भाग प्रमाणा। यहाँ किसी को कोई संधि नजर आ रही है क्या? सबसे पहले देखते हैं, यहाँ ये इस जगह पे हुई है। ठीक है, सिर्फ यही हुई है इस शब्द में, व्रीहेरष्टादश भाग प्रमाणा, ये था वर्ड व्रीहे। इसको रू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ होगा अष्टादश भाग प्रमाणा में ये रम मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा व्रीहेर अष्टादश भाग प्रमाणा। अभी मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर ऊ क्यों नहीं हुआ? कोई बता सकता है? पीछे तो अ है, तो यहाँ ऊ क्यों नहीं हुआ? र को किसी को थोड़ा सा याद हो तो बता सकता है? एक्सेप्शन है मैम ये। नहीं, इसका रीजन है कि ऊ होने के लिए पीछे अत या हर्ष में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे अ होना जरूरी है। यहाँ ए है, इस वजह से नहीं होगा। इसके पहले जो विसर्ग है उसके पहले वाला वर्ण अ होना चाहिए, और यहाँ ए है, इस वजह से यहाँ वो सूत्र नहीं लगेगा। तो ये है व्रीहेह, इस विसर्ग को रू आदेश होने की वजह से जो र है उसमें अ मिलने से व्रीहेर अष्टादश भाग प्रमाणा, यहाँ एक विसर्ग संधि हुई है, इसके अतिरिक्त नहीं है इस शब्द में। तो ये क्या कह रहा है? अष्टादश, अष्टादश होता है 18, ये संख्यावाचक शब्द है, इसको होता है एक, मतलब जो 11 से 20 है उनको एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, एकोनविंश और विंश, इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, बाकी भी संख्याएं पढ़ेंगे हम, इसमें खूब संख्याएं आएगी। तो ये क्या है? अष्टादश यानी 18, व्रीहेह, व्रीहि के अष्टादश 18वां भाग इस प्रमाण की होती है। ठीक है, एक व्रीहि का 18वां भाग यानी 1/18 व्रीहि। व्रीहि क्या होता है? व्रीहि होता है चावल का एक दाना, उस चावल के दाने का 18वां भाग
यानी कि उसका 18वां भाग, इतनी उसकी मात्रा है, मतलब इतनी पतली होती है ये। ठीक है, इसके अंदर 3 चीजें लिखी होती है हर त्वचा का। पहला नाम लिखा है, फिर उसका काम लिखा है, उसके बाद उसका प्रमाण लिखा है, और उसके बाद उसमें कौन कौन से रोग होते हैं। तो इसमें क्या होते हैं, सिद्ध एक प्रकार का कुष्ठ है, पद्मकंटक ये भी एक स्किन डिसीज है, अधिष्ठाना इनकी ये अधिष्ठान है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से एक संधि हुई है। चलो ये वाली तो बता ही सकते हो, मैंने दोनों शब्द बोल दिए। चलो बताओ कौन सी संधि है यहाँ पे। बोलो बोलो बोलो। अयादि। नहीं, यहाँ अयादि आने के लिए अया होना चाहिए। यहाँ क्या हुआ है, कंटक का अ है और फिर अधिष्ठान का अ है और दोनों को आ हो रहा है, तो क्या है ये। दीर्घ दीर्घ दीर्घ। हाँ, दीर्घ संधि है। ये दीर्घ संधि है। ठीक है, फिर सिद्ध पद्म कंटक, पद्म कंटक का क अ और अधिष्ठान का अ दोनों मिलके अकसवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि है। ठीक है, तो सिद्ध पद्म कंटक की अधिष्ठान है कौन सी, अभासिनी। तो ये हुई हमारी पहली त्वचा अभासिनी कंप्लीट। ठीक है, ये अल्प विराम मतलब, हाँ जो अर्ध विराम है चिन्ह, इन्होंने हर त्वचा के बाद में लगाया है। ठीक है, तो पहली है अभासिनी जो सभी वर्णों का अभासन करती है, पंचविध छाया का प्रकाशन करती है, और उसका प्रमाण अष्टादश भाग व्रीहि यानी कि व्रीहि का 18वां भाग है। और ये सिद्ध पद्म कंटक, सिद्ध और पद्म कंटक इन दो रोगों की अधिष्ठात्री है या अधिष्ठान है। ठीक है, ये हुई हमारी पहली त्वचा। अब पढ़ते हैं दूसरी त्वचा। तो दूसरी त्वचा लेते हैं द्वितीया लोहिता नाम। दूसरी का नाम क्या है, लोहिता। लोहिता का है व्रीहि षोडश भाग प्रमाणा, यानी व्रीहि का 16वां, षोडश 16 होता है, मैंने अभी बताया था, तो व्रीहि का 16 1/16 व्रीहि इसका प्रमाण है। ठीक है, और इसके अधिष्ठान क्या है, इसका काम नहीं बताया, ये अवासन वगैरह ऐसा कुछ नहीं करती, इसका नाम लोहिता है और इसका प्रमाण इतना है। और ये किस किस के अधिष्ठान है, तिल कालक न्यक्ष व्यंग अधिष्ठान। यहाँ फिर से क्या हुई है, दीर्घ संधि हुई है ना। कैसे हुई, समझ आ गया। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी द्वितीय लोहिता, दूसरी जो लोहिता नाम की त्वचा है, 1/16 भाग उसका प्रमाण है, 1/16 व्रीहि, और तिल कालक न्यक्ष और व्यंग इन 3 डिजीज की वो अधिष्ठान है। ठीक है, अभी हम लेते हैं तीसरी। तीसरी तृतीया, तृतीया का नाम क्या है, श्वेता। पहली कैसी थी, अवभासिनी, अवभाषण करती है इसलिए। बाद में कैसी है, रेड लोहिता। फिर कैसी है, श्वेत व्हाइट एक तरह से। तो तृतीया श्वेता नाम, तीसरी का नाम श्वेता है। इनका सबका नाम एक चीज नोट करो, सबका नाम ना उनके कलर के अकॉर्डिंग रखा है संस्कृत में। क्यों, क्योंकि उस टाइम में वो लोग जो डिसेक्शन करते थे वो कुछ यानी छोटे से ब्रश से करते थे, तो बहुत ही बारीकी से एक एक स्किन को हटाते थे। तो जैसे जैसे उनको कलर चेंज होता दिखता था, मतलब 1-2 बार ब्रश फेरी, मतलब इतने पतले से भाग से कलर चेंज हो गया, मतलब बहुत कम प्रमाण की त्वचा है। और थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो मतलब ज्यादा प्रमाण की त्वचा, ऐसे तो उन्होंने नापे हैं इस तरह से। तो तृतीया श्वेता नाम, तीसरी का नाम श्वेता है। इसका क्या है प्रमाण, व्रीहि द्वादश भाग प्रमाणा, इसमें भी कोई संधि नहीं है। इसमें 12 भाग यानी 1/12 व्रीहि इसका प्रमाण है, ये इतनी ही मोटी है। उसके बाद इसके इसके जो रोग है, चर्मदल, अजगल्ली, मशक, अधिष्ठाना। यहाँ 2 जगह संधि है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। दोनों जगह कौन कौन सी है बताओ। अब ये संधि तो पक्की हो जानी चाहिए, 4 बार आ गई।
चलो तुम सोचो, तब तक मैं ना इस क्लास को खत्म करके वापस मीटिंग स्टार्ट करती हूँ। एंटर हो जाना आता तो बता देना मेरे प्रश्न का आंसर, ठीक है? मैम दीर्घ। दीर्घ, दीर्घ ही है। चर्मदल अजगल्ली, कसा वर्ण दीर्घ से आ, चर्मदल, चर्मदलाज गल्ली, ठीक है, यहाँ आ हो गया है। वैसे के वैसे मशक अधिष्ठाना, फिर से दीर्घ, दोनों जगह दीर्घ संधि ही हुई है। अभी वापस क्लास हाथ हाथ ज्वाइन कर लेना, मैं एक बार स्टॉप शेयर करके क्लास वापस स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है?